क्या साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बेटर है? नंबर्स तो ये कहते हैं, क्योंकि इंडिया का एक पूरा हिस्सा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जहाँ डेवलपमेंट की रेस में नॉर्थ इंडिया इतना पीछे छूट गया है कि अगर एक गैप ऐसे बढ़ता रहा तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इंडिया की जीडीपी 2030 तक $7 ट्रिलियन पहुंचने की प्रेडिक्शन है, जहां चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोची ये सिटीज ग्लोबल मैप्स पे छाई हुई हैं। आईटी, बायोटेक, फार्मा, ऑटोमोबाइल, साउथ में सारी इंडस्ट्रीज $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, जबकि नॉर्थ अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स इन सब चीजों में फंसा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पावरफुल नहीं है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी का 31.7% शेयर आज भी नॉर्थ से ही आता है। लेकिन जब आप पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉल्यूशन ये सब चीजें देखते हो तो नॉर्थ काफी ज्यादा पीछे रह जाता है, क्योंकि ये कंपैरिजन कल्चर वर्सेस कल्चर का नहीं है, ये फाइट है परफॉर्मेंस वर्सेस पोटेंशियल की, एग्जीक्यूशन वर्सेस एक्सक्यूजेस की। साउथ इंडिया अपने 5 स्टेट्स केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन सबसे 30.8% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इसकी पॉपुलेशन नॉर्थ से आधी भी नहीं है, यानी पर कैपिटा आउटपुट 2-3 गुना ज्यादा है। और नॉर्थ के अंदर बिहार और यूपी, जिनकी पॉपुलेशन 368 मिलियन से भी ज्यादा है, उनकी कंबाइंड जीडीपी भी कर्नाटका या तमिलनाडु की इंडिविजुअल जीडीपी से कम रह जाती है। तो नॉर्थ आखिर इतना पीछे क्यों रह गया और साउथ क्यों आज इंडिया का ग्रोथ इंजन बन गया? मैं खुद भी नॉर्थ इंडिया से हूँ एंड आई लव द नॉर्थ, लेकिन आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, कुछ कंपैरिजंस चुभेंगे, कुछ फैक्ट्स शॉक करेंगे, लेकिन जानेंगे पूरी सच्चाई से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 1960s का इंडिया एक ऐसा इंडिया जहां पे नॉर्थ वर्सेस साउथ ऐसा कोई गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता था। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका इन सबका पर कैपिटा आउटपुट भी नॉर्थ इंडिया से कुछ खास ज्यादा नहीं था। एजुकेशन भी लिमिटेड थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी काफी लिमिटेड थी। उत्तर प्रदेश और बिहार तब हिंदी बेल्ट के पावर हाउसेस माने जाते थे। सारी फर्टाइल रिवर्स इनके पास थी, एग्रीकल्चर अच्छा था, पॉलिटिकल पावर पीक पर थी और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से उनका नेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस वो भी काफी ज्यादा था। नॉर्थ इंडिया तब एक हेवीवेट रीजन था, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, हिस्टोरिकली सब तरीके से। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें एक साइलेंट स्प्लिट दिखा, जहां पर अगले 60 साल में इंडिया एक डुअल स्पीड नेशन बन गया, जहाँ पे साउथ की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई और नॉर्थ काफी पीछे रह गया। साउथ इंडिया में 1960-70s में एजुकेशन पर एग्रेसिवली फोकस किया। केरला की लिटरेसी रेट 96.2% है, जो एशिया के बेस्ट नंबर्स में आती है। तमिलनाडु कंफर्टेबली 83% के ऊपर है, कर्नाटक 77%, जबकि यूपी 73% पर है, तो बिहार से 71% पे। और गैप सिर्फ लिटरेसी का नहीं है, गैप उसके एग्जीक्यूशन का भी है। साउथ इंडिया ने एजुकेशन के ऊपर ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्ट किया है। जैसे तमिलनाडु ने पहली बार इंडिया में मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, जिसकी वजह से आज तमिलनाडु का पूरे इंडिया में हाईएस्ट एनरोलमेंट रेट है 47%, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 28.4% है। और बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स उनकी तो बात ही मत करो, बहुत ही कम है। जब कोई भी रीजन बड़े स्केल पे एजुकेटेड लोग को प्रोड्यूस करता है तो जॉब्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कंपनीज सब ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए 1980s में इंडिया की ट्रेजेक्टरी पूरी चेंज हो गई, जब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने बेंगलोर में अपना पहला R&D सेंटर खोला, और तब से ही साउथ इंडिया ने अपने आईटी कैपिटल, अपने टेक कैपिटल होने की नींव रख दी थी। आज कर्नाटका अकेला इंडिया के 37% आईटी एक्सपोर्ट्स को हैंडल करता है, जिसका रीजन है कि 1997 में कर्नाटका पहला स्टेट था जिसने आईटी पॉलिसी निकाली थी। हैदराबाद ने सिर्फ 2024 में 2.68 लाख करोड़ के आईटी एक्सपोर्ट्स किए। चेन्नई ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। इंडिया के लगभग 35% ऑटोमोबाइल्स और 60% एक्सपोर्ट्स चेन्नई से ही होते हैं, जबकि केरला के त्रिवेंद्रम और कोची स्टार्टअप के हाउस बन गए हैं। पिक्चर को और क्लियर करने के लिए सोचो कि साउथ इंडिया के हर स्टेट की अपनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बन गई है। कर्नाटका टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग, केरला ह्यूमन डेवलपमेंट विद सर्विसेज, तेलंगाना आईटी विद इलेक्ट्रॉनिक्स और आंध्र प्रदेश पोर्ट्स विद लॉजिस्टिक्स। और अगर अब नॉर्थ में आ जाए तो दिल्ली एनसीआर के अलावा कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जिसकी ग्लोबल लेवल पे प्रोमिनेंस हो या कुछ भी रेलिवेंस हो। लखनऊ, पटना, कानपुर, जयपुर इन सभी शहरों में पोटेंशियल तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट और इकोसिस्टम उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पाया जितना साउथ इंडिया में हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, आप इंडिया के कौन से रीजन से आते हो? इकोनॉमिक नंबर्स में तो और भी ज्यादा गैप है। तमिलनाडु की 2025 की जीडीपी 17.2 लाख करोड़ के आसपास है। कर्नाटक की 2026 तक 3.7 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगी। तेलंगाना की 15.1 लाख करोड़ और फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी में केरला की 13.1 लाख करोड़। इन सभी का कंबाइंड आउटपुट उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से काफी ज्यादा है। 2021 में इंडिया की 236 लाख करोड़ की जीडीपी में साउथ इंडिया का 116 लाख करोड़ का शेयर था, व्हिच इज वेरी ह्यूज।
एवरेज। आरबीआई की 2018 की स्टडी बताती है कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन 4 स्टेट्स में इंडिया की 46% रेमिटेंस आती है, यानी इंडिया का ऑलमोस्ट आधा, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ लिख कर बाहर कमाने जाते हैं और फिर अपने पैसे यहाँ पर वापस भेजते हैं। अब एक बड़ी शॉकिंग बात बताता हूँ, अगले 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। अब इमेजिन करो कि एक लड़की साउथ इंडिया में पैदा होती है। उसके पैदा होने के पहले साल में उसके जिंदा रहने के चांसेस नॉर्थ इंडिया से काफी ज्यादा हैं। फिर वो वैक्सीनेटेड भी हो जाएगी। उसके पैदा होने पर उसकी माँ के जिंदा रहने के चांसेस वो भी ज्यादा हैं। चाइल्ड सर्विसेज और न्यूट्रिशन वो भी उसे पक्का मिलेगा। वो अपना 5th बर्थडे भी मना पाएगी। बीमार होने पर हॉस्पिटल भी जाएगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, पढ़ लिख कर एग्रीकल्चर के बजाय किसी जॉब में अच्छे पैसे भी कमा पाएगी। इस हर एक चीज के चांसेस सिर्फ उसके साउथ इंडिया में पैदा होने की वजह से बढ़ जाते हैं, जहाँ पर जब वो माँ बनेगी तो कम बच्चों को पैदा करेगी जो उससे ज्यादा हेल्दी और एजुकेटेड होंगे, और जब वो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अपना बाहर घूम रही होगी तो वो ज्यादा सेफर और सिक्योर फील करेगी। ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये मैंने बेसिक ह्यूमन लाइफ इंडिकेटर्स को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताया है। केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स है। कर्नाटका की सिर्फ 13, जबकि यूपी की सीधा 38, बिहार की 27 और हरियाणा की 28 पर पहुंच गई है। नीति आयोग की 2020 हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना ये सब टॉप पर हैं, जबकि यूपी, राजस्थान, बिहार ये सब बॉटम पर। हेल्थ अगर वीक हो, एजुकेशन लो हो और गवर्नेंस इनकंसिस्टेंट हो तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली भी वो स्टेट पीछे रह जाता है। और इस सब का असली हीरो है साउथ इंडिया का गवर्नेंस मॉडल। यहाँ पर कोई भी पार्टी लगातार पावर में नहीं रहती, जिस वजह से हर एक पार्टी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तमिलनाडु का मिड डे मील मॉडल, केरला का पब्लिक हेल्थ, तेलंगाना का टी हब और ईवी पॉलिसी, कर्नाटका का टेक फ्रेंडली रेगुलेशन, ये सब एक्चुअल पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि वाकई गवर्नमेंट ने ट्राई किए और सब कुछ सक्सेसफुल भी बन गए। जबकि नॉर्थ इंडिया में गवर्नेंस को कास्ट पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर ओवर डिपेंडेंस और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आज अगर इंडिया की इमेज को स्प्लिट स्क्रीन में देखें तो साउथ इंडिया के टेक पार्क्स, हाईवेज, क्लीन सीवेज सिस्टम्स, ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग, आईटी पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स ये सब दिखते हैं। और नॉर्थ में अगर एनसीआर को हटा दो तो सिर्फ पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनल वायलेंस ये सब दिखती है। इसीलिए साउथ इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी नेशनल एवरेज की 2-3 गुना ज्यादा है, जबकि नॉर्थ इंडिया की लगभग हाफ। ये कोई छोटी मोटी डिस्पैरिटी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिवाइड है जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अर्बनाइजेशन और सिटी प्लानिंग इस गैप को और बढ़ा देती है। साउथ की सिटीज काफी परफेक्टली प्लान हुई हैं। बेंगलोर के टेक कॉरिडोर्स, हैदराबाद की आउटर रिंग रोड, चेन्नई का पोर्ट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, कोची में इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो, ट्रिवेंड्रम का बायोटेक पुश। इनका क्लियर गोल है कि हमें हमारी सिटीज ग्लोबल लेवल की बनानी है। जबकि अगर नॉर्थ में दिल्ली को हटा दो तो बाकी सारी सिटीज ड्रेनेज, पॉल्यूशन, सीवेज सिस्टम, ट्रैफिक इन सभी में फंसी हुई हैं। ग्लोबल कंपटीशन तो छोड़ो, वो इंडिया में किसी से कम्पीट ना कर पाए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। साउथ इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा स्किल्ड, एजुकेटेड और इंडस्ट्री रेडी है, जिसकी वजह से कंपनीज नेचुरली साउथ इंडिया में क्लस्टर होती है। नॉर्थ के पास पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा है, लेकिन स्किल्स वो उतनी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से हर साल लाखों लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि सारा इकोसिस्टम साउथ के अंदर है और सारी मैन पावर वो नॉर्थ सप्लाई करता है। साउथ इंडिया की डेवलपमेंट कोई हिडन स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि सीधी सादी एजुकेशन बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे एजुकेशन को प्रायोरिटी मिलती है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वो काफी कम होती है और गवर्नेंस ओवरऑल मैच्योर होती जा रही है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि सदर्न स्टेट्स में पार्टी लगातार ऑल्टरनेट होती जाती है, कोई भी एक पार्टी फिक्स नहीं रहती है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके लगातार हेल्दी कंपटीशन करते आए हैं। तेलंगाना में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस का साइकिल रहा, और कर्नाटका में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस लगातार रोटेशन में आती है। अब इससे फायदा ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आलसी नहीं हो सकती। उनको पता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो अगले इलेक्शन में सीट से हाथ धो बैठेंगे, और इसी वजह से वहाँ की जनता का बड़ा फायदा हो जाता है। जबकि नॉर्थ इंडिया के काफी स्टेट्स में लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल मोनोपोलीज बनी रही, जहाँ पर एक ही पार्टी लगातार थी, तो उनका फोकस सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर था। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया गया। लगभग नॉर्दर्न स्टेट्स में 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा है, गुजरात में 25 साल तक बीजेपी का, और बंगाल में 30 साल लेफ्ट का। अब कहने को तो राजस्थान में हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी इतनी कम है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराती ही नहीं है, और सारी डेवलपमेंट वो राजस्थान की सिर्फ एक ही हिस्से में हो रही है। प्लस ज्योग्राफिकली भी साउथ के पास नेचुरल एडवांटेज है। 3000 किलोमीटर प्लस की कोस्ट लाइन है, मल्टीपल डीप वाटर पोर्ट्स, चेन्नई, एन्नोर, टूटिकोरिन, मैंगलोर, वाइजैक, त्रिवेंद्रम, इन सभी से ग्लोबल ट्रेड रूट काफी सीमलेसली इंटीग्रेट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी के थ्रू ही होते हैं और साउथ के पास नेचुरल एडवांटेज है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली केरला का विनिया पोर्ट विजिट किया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ा बना है, और उसको देख के लगता है कि सही में वो बहुत गजब की चीज है। इसीलिए साउथ इंडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लाखों लोग साउथ इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं।
वहाँ पे कंजप्शन बढ़ता है तो ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ आती हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया का सारा टैलेंट पूल साउथ की तरफ माइग्रेट कर रहा है और वो अपनी सारे स्किल्ड लेबर लूज कर दे रहा है क्योंकि उनके पास इकोसिस्टम नहीं। आज जब इंडिया के कल्चर और सिविक सेंस की बात भी होती है तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में काफी मेजर डिफरेंस दिखाई देता है। साउथ के पब्लिक प्लेसेस ज्यादा क्लीन है, ट्रैफिक रूल्स को बेटर फॉलो करते हैं, कम्युनल क्लैशेस वो भी काफी कम होते हैं और मेल और फीमेल दोनों साउथ में ज्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म से नहीं होती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी होती है। इवन इसका तो मैं खुद एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मैं दिल्ली, जयपुर या गुड़गांव में पब्लिकली शूट कर रहा होता हूँ तो आसपास आके लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। वर्सेस मैंने कोची और त्रिवेंद्रम में भी पब्लिकली शूट किया है और आज तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया और सब अपने काम में बढ़िया मस्त रहते हैं। रेडिट हो, कोरा हो, यूट्यूब पे टूरिस्ट के व्लॉग्स हो। I find the southern states to be safer, more orderly and more relaxed. South Indians are very welcoming and not for once I felt like an outcast there. The people in the south of India, compared to the north, have been so much nicer, so much friendlier. Oh, I nearly slipped. So much more honest. सब ये बोलते हैं कि हमें साउथ के लोग ज्यादा फ्रेंडली और सेफ फील करवाते हैं। यानी जब डेटा और पब्लिक परसेप्शन दोनों एक ही जगह पर पॉइंट करें तो उसका कंक्लूजन सिंपल सा निकलता है कि साउथ इंडिया इज मोर गवर्न्ड, बेटर प्लान्ड, मोर एजुकेटेड और फ्यूचर के अंदर वो नॉर्थ इंडिया से काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये वीडियो नॉर्थ इंडिया को इंसल्ट करने के लिए नहीं थी, बट इट इज अबाउट कि वो कैसे उन मॉडल्स को अडेप्ट करके इंडिया की ग्रोथ को और फास्ट कर सकता है, क्योंकि ये प्योरली ग्राउंड रियलिटी है, प्योर डेटा है, कोई भी ओपिनियन नहीं है। साउथ इंडिया ने पिछले 50 सालों में एजुकेशन, प्लानिंग, रिफॉर्म्स और गवर्नेंस पर कंटिन्यूसली ध्यान दिया है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। नॉर्थ इंडिया बहुत पावरफुल है, हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत रिच भी है, पोटेंशियल एंडलेस है। बस बात यह है कि एक्सक्यूजेस को एग्जीक्यूशन में बदलना है। बस ये समझना जरूरी है कि साउथ इंडिया बेटर है क्योंकि उसने मेहनत करी है, नॉर्थ इंडिया पीछे रह गया क्योंकि उसने डिले किया है। और आज भी अगर नॉर्थ इंडिया रिफॉर्म्स, एजुकेशन, इन चीजों पे काम करेगा तो इंडिया की स्पीड डबल ग्रोथ से बढ़ेगी। तो अब सवाल सिंपल है, क्या नॉर्थ इंडिया फ्यूचर में खुद को रिडीम करेगा या फिर साउथ इंडिया ही इंडिया का ग्रोथ इंजन बन के रह जाएगा? आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आती हैं। तो प्रेस दैट बेल बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।